म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के पहले हमें किन बातों को जानना चाहिए, क्या हमें समझना चाहिए, यह वीडियो उसके बारे में है। क्योंकि इंडिया में 40-45 म्यूचुअल फंड हाउसेस हैं और टोटल नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम्स जो हैं करीब 2500 हैं, 2500 स्कीम्स हैं। तो उनमें से स्कीम्स को कैसे चूज़ करना चाहिए उसके बारे में यह वीडियो है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो म्यूचुअल फंड्स जो हैं वो बेसिकली शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं और कुछ म्यूचुअल फंड्स जो हैं वो कमोडिटीज़ में भी इन्वेस्ट करते हैं, मेनली गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि शेयर्स और डेट इंस्ट्रूमेंट्स में क्या फ़र्क होता है। तो मान लीजिए कोई कंपनी है जिसको एक नई फैक्ट्री लगानी है और उस फैक्ट्री को लगाने के लिए उसको 1000 करोड़ रुपए की ज़रूरत है और कंपनी डिसाइड करती है कि 500 करोड़ जो है वो आईपीओ से उठाएगी और 500 करोड़ जो है वो डेट उठाएगी या एक प्रकार का लोन लेगी। तो डेट उठाएगी का मतलब वो फिर बॉन्ड इशू करेगी एंड मान लो वो 5 साल के लिए बॉन्ड इशू करती है और वो बॉन्ड में कंपनी बोलती है कि हम 9% इंटरेस्ट हर साल देंगे। तो कंपनी ने 500 करोड़ आईपीओ में उठाए, मतलब उन्होंने 500 करोड़ के शेयर्स पब्लिक को बेचे हैं और उन्होंने बॉन्ड्स जो हैं वो भी पब्लिक को बेचे हैं। तो ये जो शेयर्स और बॉन्ड हैं इनमें क्या डिफरेंस होता है वो देखते हैं। तो जो शेयर होल्डर होता है उसको कंपनी से डिविडेंड मिलता है, बट वो जरूरी नहीं है कंपनी के लिए कि देना ही है। ओके, बट जब कंपनी बॉन्ड इशू करती है और बोलती है कि मैं 9% का ब्याज दूंगी, तो वो कंपनी को ऑब्लिगेशन होता है कि हर साल उसको ब्याज देना ही है। सेकंड, जब कंपनी ने आईपीओ में आपको शेयर दिया और आपने अपना पैसा दे के शेयर खरीदा, तो अब आपके पास शेयर है, बट आप कभी भी ऐसा नहीं बोल सकते कंपनी को कि मैं अपना शेयर तुमको वापस करना चाहता हूँ, मेरा पैसा मेरे को वापस करो। तो कंपनी जब शेयर इशू करके मार्केट से पैसा उठाती है तो वो पैसा कंपनी के पास परपीचुअल होता है। आप उस शेयर को मार्केट में दूसरे को बेच सकते हैं, पर आप वो कंपनी को वापस डिमांड नहीं कर सकते कि अपना शेयर रखो और मेरे को पैसा दो। बट जो बॉन्ड होल्डर होता है, 5 साल के टर्म के लिए अगर बॉन्ड इशू हुआ है तो 5 साल के बाद कंपनी को वो पैसा रिटर्न करना पड़ेगा बॉन्ड होल्डर को। वो मैंडेटरी है, ऑब्लिगेशन है। बट जब आप शेयर खरीदते हो तो आप कंपनी के उतने परसेंटेज के ओनर बन जाते हो और आपके पास एक ऑलमोस्ट परपीचुअल राइट होता है कंपनी पे उसके प्रॉफिट पे। तो मान लीजिए वो कंपनी का प्रॉफिट 5 साल में 5 गुना हो गया और उसका शेयर प्राइस भी मान लीजिए 5 गुना हो गया, तो आपका पैसा 5 गुना हो जाएगा। पर जो बॉन्ड होल्डर होता है उसको खाली 9% ब्याज ही मिलेगा हर साल और 5 साल के बाद उसको ओरिजिनल पैसा वापस मिल जाएगा। कंपनी कितना भी ग्रो कर ले, कितना भी प्रॉफिट कर ले, बॉन्ड होल्डर को ज़्यादा पैसा, ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिलेगा, उसका रिटर्न लिमिटेड होता है। अब देखते हैं कि जो बॉन्ड होल्डर होते हैं और जो शेयर होल्डर होते हैं, मान लीजिए आपने शेयर खरीदा और किसी ने बॉन्ड खरीदा, और 3 अलग अलग कंपनी का हम एग्जांपल लेंगे कि शेयर होल्डर का क्या रिस्क होता है और उसका क्या रिटर्न होता है
और बॉन्ड होल्डर का क्या रिस्क होता है और क्या रिटर्न होता है। तो तीन कंपनी जो हम एग्जाम्पल में लेंगे, उसमें पहली कंपनी है, मान लीजिए वो कंपनी प्रॉफिटेबल है और उसका प्रॉफिट हर साल ग्रो भी कर रहा है। और दूसरी कंपनी है जो एक एवरेज कंपनी है, ना तो वो ज़्यादा प्रॉफिट करती है ना वो ज़्यादा लॉस करती है। और एक तीसरी कंपनी है जो कंटिन्यूस लॉस कर रही है और वो बैंकरप्ट होने वाली है। तो ये तीन अलग अलग कंपनी हैं। तो ये तीनों कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं और जो बॉन्ड होल्डर हैं, उन पे क्या असर पड़ेगा वो देखते हैं। तो जो प्रॉफिटेबल और ग्रोइंग कंपनी है जिसका प्रॉफिट हर साल बढ़ रहा है, उसका शेयर प्राइस बहुत तेज़ी से बढ़ेगा और हो सकता है कि आपको अच्छा डिविडेंड भी मिले। कई बार प्रॉफिटेबल कंपनियां जो अच्छा ग्रो करती है वो डिविडेंड नहीं देती है क्योंकि वो अपना प्रॉफिट री इन्वेस्ट करती है। बट उसका प्रॉफिट तेज़ी से ग्रो करता है तो उसका शेयर प्राइस तेज़ी से बढ़ता है और आपको अच्छा फ़ायदा होता है। बट जो बॉन्ड होल्डर है उसको खाली ये होगा कि उसको उसका इंटरेस्ट टाइम पे मिल जाएगा, और जब बॉन्ड का टेन्योर ख़त्म होगा, उसकी अवधि ख़त्म होगी, तो उसको अपना ओरिजिनल पैसा मिल जाएगा। अब अपन दूसरी कंपनी देखते हैं जो एक एवरेज कंपनी है, ना तो ज़्यादा प्रॉफिट करती है ना ज़्यादा लॉस करती है। तो ऐसे में क्या होगा, क्योंकि कंपनी रिलायबल नहीं है कि प्रॉफिट कर ही रही है और प्रॉफिट ग्रो कर रहा है, तो उसका शेयर प्राइस उतना तेज़ी से नहीं बढ़ेगा और हो सकता है वो गिरता भी जाए। तो यहाँ पे आपका रिटर्न जो है वो अच्छा नहीं होगा और हो सकता है आपको शेयर में लॉस भी हो जाए। पर जो बॉन्ड होल्डर है उसको उसका इंटरेस्ट टाइम पे मिलेगा। क्यों? क्योंकि कंपनी जो है फाइनली अपने पैरों पैरों पे खड़ी है और अपना खर्चा निकाल रही है। तो बॉन्ड होल्डर को टाइम पे ब्याज मिलेगा और उसका पैसा भी वापस टाइम पे रिटर्न हो जाएगा जब उसका टेन्योर ख़त्म होगा, अवधि ख़त्म होगी। पर जो लॉस मेकिंग कंपनी है और वो अगर बैंकरप्ट हो रही है, बैंकरप्ट हो रही है मतलब कंपनी को बेचा जा रहा है, तो शेयर प्राइस जो है वो मोस्ट प्रॉब्ली ज़ीरो हो जाएगा या क्लोज टू ज़ीरो हो जाएगा। पर जो बॉन्ड होल्डर है उसको हो सकता है पूरा पैसा न मिले, पर जब वो कंपनी को बेचा जाएगा और उसको बेचने के बाद जो भी पैसा मिलेगा उसमें पहला हक जो है वो बॉन्ड होल्डर का होगा। तो जब बॉन्ड होल्डर को पूरा पैसा दे देंगे और उसके बाद अगर कुछ पैसा बचा, तभी वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलेगा। अगर बॉन्ड होल्डर्स को ही पूरा पैसा नहीं मिल पा रहा है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को कुछ नहीं मिलेगा। तो इस कारण इक्विटी को जो है रिस्की समझा जाता है, रिस्की बोला जाता है, और बॉन्ड को रिलेटिवली सेफ बोला जाता है। एब्सोल्युटली सेफ होता है ऐसा नहीं, रिलेटिवली सेफ होता है। पर इक्विटी में अगर कंपनी अच्छी है, ग्रो कर रही है, प्रॉफिट भी अच्छा ग्रो हो रहा है, तो आपका रिटर्न बहुत अच्छा मिल सकता है। पर डेट में अगर कंपनी बहुत अच्छा कर रही है तो भी आपका रिटर्न लिमिटेड होता है। जो बोला गया है ब्याज वही मिलेगा आपको। अब गोल्ड देखते हैं। तो गोल्ड का ऐसा है कि जब पूरी दुनिया में कोई मेजर क्राइसिस आता है, जैसा जैसे कोरोना का क्राइसिस आया, या फिर कोई मेजर वॉर हो गया, या फिर 2008 जैसा क्राइसिस हो गया, जब सब जगह लोग डर रहे हैं कि स्टॉक मार्केट तेज़ी से गिरेगा, तब लोग गोल्ड पे ट्रस्ट करते हैं और अपना पैसा शेयर मार्केट से निकाल के गोल्ड खरीदने लगते हैं। तो इसीलिए क्या होता है कि जब भी शेयर मार्केट में कोई मेजर फॉल आता है तो गोल्ड का प्राइस बढ़ने लगता है।
तो गोल्ड एज ए इन्वेस्टमेंट जो है वो मेनली एक प्रकार से इंश्योरेंस का काम करता है आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के लिए, कि अगर मार्केट में कोई मेजर फॉल आता है, कोई सडन पैनिक आता है, कोई डिज़ास्टर होता है, तो गोल्ड जो है वो आपके पोर्टफोलियो को संभालेगा। तो इसीलिए मेनली गोल्ड में इन्वेस्ट किया जाता है। तो लेट्स क्विकली रिवाइज कि हमने अभी तक क्या सीखा। तो म्यूचुअल फंड्स जो हैं वो शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं और गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। और जो शेयर्स है वो रिस्की होते हैं, बट उनके रिटर्न पोटेंशियल ज़्यादा होता है। और जो डेट इंस्ट्रूमेंट होता है वो रिलेटिवली कम रिस्की होता है, पर उसका जो पोटेंशियल है वो लिमिटेड होता है, जितना ब्याज बोला गया है उतना ही मिलता है। और जो गोल्ड है वो मेनली आपके पोर्टफोलियो का इंश्योरेंस जैसा काम करता है, हेज जैसा काम करता है। तो शेयर्स के बारे में थोड़ा और समझते हैं। तो जितनी कंपनियां हैं इंडिया में और वर्ल्ड वाइड, उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। जो बड़ी कंपनियां हैं उनको लार्ज कैप कंपनीज बोलते हैं, और उसके जो शेयर को लार्ज कैप शेयर या लार्ज कैप स्टॉक बोलते हैं। जो मीडियम साइज कंपनीज हैं उनको मिड कैप कंपनीज बोलते हैं, और उनका जो शेयर होता है उनको मिड कैप शेयर या मिड कैप स्टॉक्स बोलते हैं। और जो छोटी कंपनियां होती है उनको स्मॉल कैप कंपनीज बोलते हैं, और उसके शेयर को स्मॉल कैप शेयर बोला जाता है। तो करेंटली इंडिया में जो टॉप 100 बड़ी कंपनियां हैं साइज में, मार्केट कैपिटल के हिसाब से, उनकी जो वैल्यू है उसके हिसाब से, जो 100 बड़ी कंपनियां हैं उनको लार्ज कैप कंपनीज बोलते हैं। और उसके बाद की जो 150 कंपनियां हैं, फर्स्ट 100 कंपनियों को लार्ज कैप, उसके बाद की जो 150 कंपनियां हैं, 150 कंपनीज हैं, उनको मिड कैप बोलते हैं। और उसके बाद की जितनी कंपनियां हैं उनको स्मॉल कैप कंपनीज बोलते हैं। तो अब थोड़ा और समझते हैं कि इनमें क्या डिफरेंस होता है। तो हम तीनों कंपनियों का एक एक एग्जाम्पल लेंगे। तो पहला लार्ज कैप का हमने एग्जाम्पल लिया एनटीपीसी। तो एनटीपीसी एक लार्ज कैप कंपनी है, और उसका करंट मार्केट कैप, मतलब उस कंपनी की टोटल वैल्यू करेंटली जो है वो 3.5 लाख करोड़ है, और उसका जो प्रॉफिट है वो 17,000 करोड़ है। मतलब लास्ट ईयर 2023 में एनटीपीसी ने लगभग 17,000 करोड़ का प्रॉफिट किया है। अब मिड कैप का एक एग्जाम्पल है इंडियन होटल। तो इसका जो मार्केट कैप है वो 84,000 करोड़ का है, और उसका जो प्रॉफिट लास्ट ईयर हुआ है वो 1,000 करोड़ का हुआ है। और एक स्मॉल कैप का एग्जाम्पल मैंने लिया है जो है NIIT लर्निंग सिस्टम्स, और इसका जो मार्केट कैप है वो 6,000 करोड़ का है, और इसका जो प्रॉफिट है वो 192 करोड़ का है। तब देखिए कि कितना डिफरेंस है इनके प्रॉफिट में। लार्ज कैप का प्रॉफिट 17,000 करोड़ है, और मिड कैप का 1,000 करोड़ है, और स्मॉल कैप का जो है 192 करोड़ है। कितना ज़्यादा डिफरेंस है। एक और बात नोट करते हैं कि जो स्मॉल कैप कंपनी है उसका टोटल वैल्यू 6,000 करोड़ है, और जो लार्ज कैप कंपनी है उसका 1 साल का प्रॉफिट 17,000 करोड़ है। मतलब 1 साल के प्रॉफिट में, लार्ज कैप के 1 साल के प्रॉफिट में स्मॉल कैप की 3 कंपनियां खरीदी जा सकती है। इतना ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो इसके चलते क्या होता है कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं
या जो बैंक्स होते हैं उनको लार्ज कैप में ज़्यादा भरोसा होता है, क्योंकि लार्ज कैप जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंपनियां होती है, और मिड कैप में लार्ज कैप से थोड़ा कम भरोसा होता है और स्मॉल कैप में और थोड़ा कम भरोसा होता है। तो जब इकोनॉमी में डाउन टर्न आता है, जब अर्थव्यवस्था में मंदी होती है, इंटरेस्ट रेट हाई होता है, डिमांड कम होता है और कंपनियों को प्रॉफिट कम होता है, कॉस्ट बढ़ रहा होता है और पैसे की ज़रूरत होती है, तब लार्ज कैप जो है वो पैसा आसानी से उठा सकती है मार्केट में। इन्वेस्टर्स और बैंक्स जो हैं उनको पैसा देने के लिए तैयार रहते हैं। मिड कैप कंपनी जो है उसको थोड़ा डिफ़िकल्टी होती है पैसा उठाने में, अगर मंदी है तो। और जो स्मॉल कैप कंपनी है उसको ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है, क्योंकि उसका प्रॉफिट जो है बहुत कम रहता है, और वो भी अगर श्रिंक हो गया सिग्निफिकेंटली तो पैसा उठाने में उनको चैलेंज होता है। बट उसकी जगह अगर अर्थव्यवस्था अच्छी कर रही है, देयर इज़ अ बूमिंग इकोनॉमी, जहाँ पे इंटरेस्ट रेट कम है, इन्फ्लेशन कम है, डिमांड ज़्यादा है, सेल अच्छा है और प्रॉफिट हो रहा है, और सेल बढ़ रहा है और प्रॉफिट ग्रो हो रहा है, तो क्या होता है कि जो लार्ज कैप है उसका भी प्रॉफिट ग्रो होता है, पर जो मिड कैप है उसका प्रॉफिट तेज़ी से ग्रो होता है कंपेयर टू लार्ज कैप। क्यों? क्योंकि लार्ज कैप का जो हमने एग्जांपल लिया उसका प्रॉफिट है 17,000 करोड़, उसको अगर डबल होना है तो 17,000 करोड़ का नया प्रॉफिट चाहिए, पर जो मिड कैप था उसका 1,000 करोड़ का प्रॉफिट है। तो 1,000 करोड़ का 2,000 करोड़ होना आसान है, 17,000 करोड़ का 34,000 करोड़ होना मुश्किल है, राइट। और जो स्मॉल कैप कंपनी होती है उसका प्रॉफिट ग्रोथ और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है, क्योंकि उसका प्रॉफिट शुरुआत में ही बहुत कम रहता है। तो क्योंकि लार्ज कैप का प्रॉफिट थोड़ा कम ग्रो होता है, मिड कैप का ज़्यादा ग्रो होता है और स्मॉल कैप का और ज़्यादा ग्रो करता है, फास्ट ग्रो करता है, तो वैसे ही उनका शेयर प्राइस भी जो है तेज़ी से ग्रो होता है या कम तेज़ी से ग्रो होता है, वो हम देखेंगे। तो लार्ज कैप का प्रॉफिट जो है वो जैसे ग्रो करता है, शेयर प्राइस भी वैसे ग्रो होता है नॉर्मली, पर क्योंकि मिड कैप का प्रॉफिट ज़्यादा तेज़ी से ग्रो होता है, उसका शेयर प्राइस भी तेज़ी से ग्रो होता है, और स्मॉल कैप का प्रॉफिट जो है बहुत तेज़ी से ग्रो करता है, इसलिए उसका शेयर प्राइस भी उस समय बहुत तेज़ी से ग्रो करता है। तो अभी अगर आप देखोगे तो बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जिनका शेयर प्राइस पिछले 2 साल में 5 गुना 10 गुना हो चुका है। तो वो मोस्ट ऑफ दोज कंपनीज जो है वो मिड कैप और स्मॉल कैप सेगमेंट में है, इसी कारण वो शेयर्स बहुत तेज़ी से भागे हैं। तो अब हम जो है एक और एस्पेक्ट देखते हैं जिसको बोलते हैं लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब होता है कि रोज स्टॉक मार्केट में उस पर्टिकुलर कंपनी के कितने शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। ओके, तो जो लार्ज कैप कंपनी होती है उसके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू मिड कैप एंड स्मॉल कैप, और ज़्यादातर लार्ज कैप कंपनीज में जो है लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा होती है, वेरी हाई लिक्विडिटी होती है। और जो मिड कैप कंपनी है उसमें हाई टू मीडियम लिक्विडिटी होती है, और स्मॉल कैप कंपनी में जनरली कम लिक्विडिटी होती है। और बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारी स्मॉल कैप कंपनीज में प्रमोटर स्टेक बहुत ज़्यादा होता है, तो उसके चलते जो फ्लोट है वो भी कम होता है, मतलब जो शेयर एक्चुअली बचते हैं स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने के लिए वो बहुत कम होते हैं। तो जब
लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है जो कि लार्ज कैप में होती है, तो उसके चलते क्या होता है कि शेयर प्राइस बढ़ता भी धीरे धीरे है और गिरता भी धीरे धीरे है। बढ़ता इसलिए धीरे धीरे है क्योंकि जैसे ही आप खरीदते हो शेयर को तो ऊपर से बेचने वाले बहुत सारे होते हैं। और जब कोई बड़ा प्लेयर मान लीजिए लार्ज कैप में बेचता है शेयर, बड़ा 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 क्वांटिटी में बेचता है, तो भी बहुत सारे वहाँ पे खरीदार होते हैं, तो वो शेयर प्राइस उतना ज़्यादा नहीं गिरता है। पर जो मिड कैप होता है उसमें शेयर प्राइस बहुत तेज़ी से बढ़ता है अगर कोई बड़ा बायर आ गया तो। और वैसे ही अगर कोई बड़ा सेलर आ गया तो वो बहुत तेज़ी से शेयर प्राइस गिरता है। क्यों? क्योंकि अगर कोई बड़ा सेलर आ गया तो उतने खरीदार नहीं होते क्योंकि लिक्विडिटी कम है। और सबसे ज़्यादा असर स्मॉल कैप में होता है। तो जब इकोनॉमी अच्छा कर रही है और प्रॉफिट ग्रो हो रहा है और कोई बड़ा प्लेयर आके स्मॉल कैप शेयर खरीदता है, तो जितने सेलर होते हैं उनको वो तुरंत खरीद लेता है, बहुत जल्दी खरीद लेता है, और फिर सेलर बचते नहीं हैं, तो वो प्राइस बहुत तेज़ी से बढ़ता है। और वैसे ही अगर कोई बड़ा प्लेयर बड़ी क्वांटिटी में जब बेचने आता है स्मॉल कैप में, तो जितने खरीदार होते हैं वो बहुत जल्दी सैचुरेट हो जाते हैं, उनके पास जितना पैसा है उतना शेयर जल्दी से खरीदवा जाता है। और उसके बाद भी जो शेयर बिकने के लिए रेडी होता है तो उसका प्राइस गिरने लगता है और तेज़ी से गिरता है। तो इन सब के चलते अगर हम रिस्क प्रोफाइल देखें तो लार्ज कैप में क्या होता है कि जब डाउन टर्न आता है तो लार्ज कैप उसको रिलेटिवली आसानी से हैंडल कर पाता है और उसका शेयर प्राइस बढ़ता भी धीरे धीरे है और गिरता भी धीरे धीरे है। तो इस कारण उसको लेस रिस्की बोला जाता है। और जो मिड कैप है उसको जो डाउन टर्न में थोड़ा डिफिकल्टी होती है और उसका शेयर प्राइस भी तेज़ी से बढ़ता है और तेज़ी से गिरता है, इस कारण उसको रिस्की बोलते हैं। पर जो स्मॉल कैप है उसको डाउन टर्न में बड़ा चैलेंज आ सकता है और उसका शेयर प्राइस बहुत तेज़ी से बढ़ता है जब बढ़ता है, और जब गिरता है तो भी बहुत तेज़ी से गिरता है। इस कारण उसको हम हाई रिस्क कैटेगरी बोलते हैं। तो लेट्स रिकैप कि अभी तक हमने क्या सीखा। तो म्यूचुअल फंड्स जो हैं वो शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, डेट में इन्वेस्ट करते हैं और कमोडिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं। शेयर जो है वो रिस्की होता है कंपेयर टू डेट एंड गोल्ड, बट इट हैज़ हायर पोटेंशियल फॉर हायर रिटर्न। जो डेट होता है वो रिलेटिवली लेस रिस्की होता है कंपेयर टू शेयर, बट यहाँ पे अपसाइड लिमिटेड होता है। और जो गोल्ड है वो प्राइमरली आपका हेजिंग के लिए होता है, इंश्योरेंस जैसा काम करता है आपके पोर्टफोलियो के लिए। तो रियल पैसा जो है वो शेयर से बनता है और उसमें भी जो है सारी कंपनियों को 3 कैटेगरी में डाला जाता है, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। लार्ज कैप जो है वो रिलेटिवली लेस रिस्की होता है, मिड कैप जो है वो रिस्की होता है और स्मॉल कैप जो है वो ज़्यादा रिस्की होता है। तो ये वो इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में है जहाँ पे म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्ट करते हैं नॉर्मली। अब अगर हम देखेंगे कि जो सारे म्यूचुअल फंड्स हैं उनकी कैटेगरीज क्या क्या है, तो पहली कैटेगरी है इक्विटी म्यूचुअल फंड, दूसरी है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड और तीसरी है डेट म्यूचुअल फंड। सो इक्विटी म्यूचुअल फंड जो है वो मेनली शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। जो हाइब्रिड
म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो इक्विटी और साथ साथ डेट में इन्वेस्ट करते हैं, और कुछ कुछ हाइब्रिड म्यूचुअल फंड जो हैं वो इक्विटी के साथ साथ डेट और गोल्ड तीनों में इन्वेस्ट करते हैं। और जो डेट म्यूचुअल फंड है वो खाली डेट में इन्वेस्ट करते हैं, और डेट भी जो है बहुत सारी कैटेगरी का होता है, अलग अलग टाइप का होता है। और हम डेट म्यूचुअल फंड के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि वो बहुत स्पेशलाइज्ड होता है और बहुत स्पेशल रिक्वायरमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। हम मेनली इक्विटी और हाइब्रिड फंड के बारे में बात करेंगे, बट वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा उसको कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर आपको कुछ क्वेश्चन है, इफ़ यू वांट टू कांटेक्ट मी, तो मेरा कांटेक्ट नंबर जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू।